देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिनके मायने हम अगले आधे घंटों में आपको समझाने वाले हैं। पहली खबर क्या होगी उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहली खबर है झारखंड विधानसभा का गुणागणित फ्लोर टेस्ट होना है, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर होगी जानिए झारखंड में किसे मिलेगा मंत्री पद, इसके लिए बहुत सारे नाम चर्चा में हैं। बीमा के बहाने तेजस्वी पर निशाने को समझिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे बिहार की सियासत में चल रहा वो भी बताएंगे। लालू को ललन के जवाब के मायने भी समझाएंगे। लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिए गए बयान के बारे में जानकारी देंगे और बिहार में बाढ़ की आहट को भी समझाएंगे। कहीं मत जाइएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर तो समझिए। झारखंड में सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तैयारियां कर ली है और यही नहीं, कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव है। सवाल है कि इस बार किसे मिलेगा मंत्री बनने का सौभाग्य। 8 जुलाई झारखंड के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि 8 जुलाई को झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन होने वाला है। विधानसभा में 8 जुलाई को हेमंत सरकार फ्लोर टेस्ट कराएगी। सदन में बहुमत के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़ा है, फिर भी हेमंत सोरेन कोई चूक करना नहीं चाहते जिससे भीतरघात हो सके। इसी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने घर पर सभी विधायकों के साथ बैठक की। विशेष सत्र के बाद 8 जुलाई को ही हेमंत कैबिनेट का विस्तार भी होगा। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार पर सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी नजरें टिकी हैं। बहुमत के साथ 2019 में शपथ लिए थे और उस शपथ लेने के कारण बड़ा स्पष्ट थे और उनके जो राज्य के यूथ, किसान, मजदूर, सामाजिक लोगों को जो उनका वचन था, जो उनका संकल्प था, वो एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। तो ये मुख्यमंत्री के रूप में, खुद मुख्यमंत्री के रूप में उनका ये शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन राज्य के लोग अंततः पूरे कार्यकाल में ठगे गए हैं। हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि मंत्रिमंडल में हर कोटे से मंत्री बनाए जाएं ताकि इसका फायदा चुनाव में हो। कांग्रेस कोटे से पिछली बार अल्पसंख्यक कोटे से आलमगीर आलम को जगह मिली थी। आदिवासी कोटे से रामेश्वर उरांव मंत्री बनाए गए थे। ओबीसी कोटे से बन्ना गुप्ता को मंत्री की कुर्सी मिली थी, तो ब्राह्मण कोटे से बादल पत्रलेख मंत्री बने थे। आलमगीर आलम जेल में है। अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी दावा कर रहे हैं। इस बार मंत्री बनने की रेस में दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव और अनूप सिंह का नाम लिया जा रहा है। तो जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन के साथ साथ बैद्यनाथ राम की भी दावेदारी मजबूत दिख रही है। कल विधानसभा में जो विश्वास मत प्रस्ताव जो पेश होगा और उसमें जीत हासिल करने के बाद संभवतः कल या परसों 1 से 2 दिनों के अंदर में मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नाम सारा तय है। पार्टी की तरफ से व्हिप भी जारी होगा और आंकड़े तो बहुत स्पष्ट हैं और आंकड़ों से ही ये बात समझ में आता है कि ये जो विश्वास मत है जिसको हेमंत जी प्राप्त करने वाले हैं, ये ध्वनि मत से उनको विश्वास मत प्राप्त होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रहे दावों और बयानों के बीच किसको हेमंत कैबिनेट में जगह मिल पाती है, ये तो 8 जुलाई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मंत्री पद की रेस में कौन कौन है उसको जानने के पहले झारखंड विधानसभा के अंदर के वोटों का गणित भी समझ लीजिए। सबसे पहले मनोनीत सदस्य के साथ 82 सदस्य हैं ये सदन। झारखंड विधानसभा 81 विधायक चुनाव जीत कर आते हैं और इस हिसाब से बहुमत के लिए 41 वोटों की जरूरत है। हालांकि विधायकों के सांसद बनने और सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद 5 सीट खाली है, यानी फिलहाल झारखंड विधानसभा में वोटिंग वाले सदस्यों की
सदस्यों की संख्या है 76 और ऐसे में बहुमत के लिए महज 39 वोट की दरकार है। इंडी ब्लॉक के पास 46 सीटें हैं, जबकि एनडीए के विधायकों की संख्या 27 है। यानी हेमंत सोरेन के लिए बहुमत हासिल करना मुश्किल है ही नहीं। कोई बड़ा उलटफेर ना हो तो आसानी से बहुमत मिल जाएगी। अब आइए आपको ये भी बता दें कि हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल के संभावित नाम कौन कौन हैं या फिर किसे एक बार फिर मौका मिलने जा रहा है। सबसे पहले जेएमएम कोटे के संभावित मंत्रियों का नाम जान लेते हैं। पहला नाम है मिथिलेश ठाकुर। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे मिथिलेश ठाकुर और चंपाई सोरेन सरकार में भी ये मंत्री रहे थे और इनके पास पेयजल एवं स्वच्छता विभाग था और इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगली जो संभावित नाम है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बसंत सोरेन इनका नाम है। इनका लगभग तय माना जा रहा है मंत्री बनना। तो देखिए कुछ ऐसे नाम हैं जिसकी चर्चा लगातार सियासी गलियारे में चल रही है और ऐसे में तीसरा नाम भी अब सामने आ गया है, दीपक बिरुआ। इनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। चौथा नाम है हफीजुल हसन का। आपको बता दें कि ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में चर्चा पहले से चली आ रही है। खेल एवं युवा मंत्री रह चुके हैं। यही नहीं, पिछली हेमंत सरकार में इनके पास यही मंत्रालय था। देखिए बेबी देवी का नाम भी सामने आ रहा है। बेबी देवी जो है वो हेमंत सरकार में उत्पाद मंत्री रह चुकी हैं। चंपाई सोरेन के साथ भी ये पद संभाल चुकी हैं और एक बार फिर से इनके नाम की चर्चा हो रही है। अगला नाम बैद्यनाथ राम का है। बैद्यनाथ राम पिछली बार मंत्री बनते बनते रह गए, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई थी कि एक बार ये फिर मंत्री बन सकते हैं। इसकी भी चर्चा हो रही है। अब कांग्रेस कोटे के संभावित मंत्रियों के नाम भी जान लेते हैं। रामेश्वर उरांव कांग्रेस कोटे से पहला नाम सामने आ रहा है। राज्य के वित्त मंत्री रहे हैं। चंपाई सरकार और हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में इनके पास वित्त मंत्रालय का पद था। अगला नाम बन्ना गुप्ता का है। बन्ना गुप्ता की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास रह चुका है और इनके भी नाम की चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। इनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। तीसरा नाम है बादल पत्रलेख का। बादल पत्रलेख की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बादल पत्रलेख चंपाई सरकार और पिछले हेमंत सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका संभाल चुके हैं और एक बार फिर से इनका नाम चर्चा के विषय बने हुए हैं, क्योंकि इनके भी नाम पर मुहर लग सकती है। इरफान अंसारी की बात करेंगे। इरफान अंसारी को देख लीजिए। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक कोटे इरफान अंसारी के मंत्री बनने की चर्चा तेजी से हो रही है, क्योंकि ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। दीपिका पांडे की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह की चर्चा हो रही है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पहली बार ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। इनका नाम भी मंत्री पद की रेस में है। रामचंद्र सिंह कांग्रेस विधायक है। रामचंद्र सिंह का भी मंत्री पद की रेस में नाम है। इसके अलावा सत्यानंद भोक्ता की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कई दफा आपने देखा होगा, बयान बहुत सारे देते हैं। आरजेडी का एकमात्र विधायक है। दोनों सरकारों में इनके पास श्रम विभाग रहा है और एक बार फिर आरजेडी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुपाली से आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़ रही बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात कर समर्थन की मांग की थी और अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को समर्थन देने की बात कर दी है, जिसके बाद सियासत बेहद तेज है। एनडीए नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब आरजेडी नेताओं को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं हो रहा और तभी तो जिसके खिलाफ चुनाव लड़े उससे ही समर्थन मांग रहे हैं। जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव पर अब उनके अपने दल के लोगों का भी भरोसा नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे हॉट सीट थी पूर्णिया। पूर्णिया से INDIA की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय तक करा दिया, लेकिन आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली और जेडीयू से आई हुई बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैली की, लेकिन निर्दलीय मैदान में उतरे पप्पू यादव ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि बीमा भारती की जमानत तक जब्त करा दी। समय का चक्र देखिए। जिस बीमा भारती के लिए पप्पू यादव को बेटिकट कर दिया गया था, उसी बीमा भारती को रुपाली विधानसभा के उपचुनाव में समर्थन मांगने के लिए पप्पू यादव के दर पर मत्था टेकना पड़ा।
30 जून को बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की। अब पप्पू यादव ने सीधे सीधे समर्थन की बात न करते हुए ये जरूर कह दिया है कि कांग्रेस जिसके साथ है वो उसको समर्थन जरूर देंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ, कांग्रेस का समर्थन जिनके साथ है। पप्पू यादव आज नहीं 15 दिन पहले बीमा जी यहाँ आई थी, बेटी की तरह आई थी और मैं बेटी की तरह ही सम्मान करूँ। रुपौली चुनाव में बीमा भारती के पप्पू यादव से समर्थन मांगने पर सियासत काफी तेज है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि बीमा भारती को अपने नेता तेजस्वी यादव के तेज पर विश्वास नहीं, तभी तो वो अपनी जीत के लिए उसे पप्पू यादव के शरण में नतमस्तक हो गई हैं। यही वजह है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद की प्रत्याशी बीमा भारती पप्पू यादव के विश्वास में है और चुनाव जीतने के लिए पप्पू यादव से समर्थन मांग रही हैं। तेजस्वी यादव के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। अभी नतमस्तक होने का खेल जारी है। सुना है जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। वहीं एनडीए नेताओं के वार पर आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव ने पलटवार किया। शक्ति यादव ने कहा कि उनकी पार्टी किसी के सामने झुकती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले लोगों को क्या पता, जो अकेले भाजपा के लोग कभी जीवन में सत्ता में नहीं आए, बिहार में बैसाखियों पर चले, अब वो व्यक्तिगत कचरा ज्ञान परोस रहा है। रुपौली उपचुनाव का रण कौन जीतता है ये चंद दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल चर्चा इस बात की चल रही है कि जिस पप्पू यादव का पूर्णिया से चुनाव लड़ने का आरोप लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर लगा, आज उन्हीं की उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पप्पू यादव की शरण में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीमा भारती के बहाने तेजस्वी पर निशाने को समझिए। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी, जबकि पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से पप्पू को टिकट ही नहीं मिला। यहां तक कि चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि एनडीए को वोट नहीं देना है तो एनडीए को दे दीजिए, मतलब पप्पू यादव को मत नहीं दीजिए। खुद पप्पू यादव कह चुके हैं कि तेजस्वी को उनसे क्या दिक्कत है ये उन्हें पता ही नहीं। लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीत गए और अब बीमा भारती विधानसभा उपचुनाव में रुपौली से आरजेडी की उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव के पास समर्थन मांगने पहुंच गई। ऐसे में एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं कि अब आरजेडी नेताओं को ही तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं रहा, तभी तो जिससे बीमा भारती चुनाव हारी अब उसी पप्पू यादव के सामने नतमस्तक है, दरखास्त कर रही हैं कि वो उनका समर्थन करें। बढ़ते आगे, अगस्त तक केंद्र की सरकार के गिरने की लालू प्रसाद की भविष्यवाणी पर सियासत अब बहुत तेज है। एनडीए नेताओं ने लालू प्रसाद को दिन में सपने न देखने की नसीहत दी है। लालू जी इसी तरह करेंगे, अब क्या करेंगे बेचारे। लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। सक्रिय राजनीति में रहें या ना रहें, लेकिन कुछ नेताओं को ये बखूबी पता है कि चर्चा में कैसे बने रहना है। ऐसे नेताओं में एक बड़ा नाम है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। लालू जी इसी तरह करेंगे, अब क्या करेंगे बेचारे। आप बताइए क्या करेंगे। सजा याफ्ता हो गए हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य उनको कहीं घूमने फिरने का परमिशन नहीं देता है। तो अखबार में कुछ छपना है तो अखबार में कुछ छपने के लिए कभी कह देंगे कि अगस्त में गिर जाएगी, कभी कह देंगे कि जून में गिर जाएगी, कभी कह देंगे कि सितंबर में गिर जाएगा। दरअसल आरजेडी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद ने अगस्त के महीने में केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी। तब से बिहार की सियासत गर्म है और एनडीए के नेता हमलावर। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसे है, उनको बराबर सत्ता दिखाई पड़ता है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि लालू जी ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो तो उस समय कह रहे थे कि एनडीए की सरकार यहाँ आ ही नहीं रही है,
तो झूठ बोलते ही हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगला रहे हैं। जबकि एलजेपीआरवी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि लालू जी अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। सच्चाई उनको भी पता है। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बहला के फुसला के रखने के लिए। वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि भैया नहीं बहलाएंगे फुसलाएंगे तो कैसे 5 साल चलाएंगे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को बहुत सीटें तो नहीं मिली, लेकिन रिजल्ट 2019 से बेहतर रहा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में लालू प्रसाद ने भले ही कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए बयान दिया हो, लेकिन बयान की वजह से वो चर्चा में तो आ ही गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लालू प्रसाद पर एनडीए के निशाने को आप भी समझिए। राजनीति में बयान से माहौल बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले लालू प्रसाद ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि अगस्त में केंद्र सरकार गिर जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन लालू प्रसाद ने बयान देकर माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। अब एनडीए के नेता लालू प्रसाद पर पलटवार कर रहे हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन देश में फिर से मोदी की सरकार की वापसी हो गई। एनडीए नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए लालू प्रसाद ऐसे बयान देते हैं। एनडीए नेता जानते हैं कि लालू प्रसाद बस और बस सियासी माहौल ही बना रहे हैं। बढ़ते आगे, नेपाल के तराई वाले इलाकों में बारिश से गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंडक के बढ़ते जलस्तर की वजह से पश्चिम चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर बने एसएसबी कैंप में बाढ़ का पानी घुस गया है। दूसरी ओर सहरसा में कोसी नदी उफान पर है और सुपौल में लोगों का ऊंचे स्थान पर पलायन भी शुरू हो चुका है। गंडक नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना है, अतः आप लोग से अनुरोध है कि अपने जान माल की रक्षा के लिए ऊंचे शरण स्थल पर जाने की कृपा करें। नेपाल में बारिश और बिहार में आफत, ये कहानी हर साल की है, जो इस साल भी दोहराई जा रही है। नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश ने गंडक और कोसी के जल स्तर को बढ़ा दिया है। गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। ये गोपालगंज के सदर प्रखंड के मेहंदिया गांव के पास की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि गंडक नदी पूरी तरह से निचले इलाके में फैल चुका है और इस नदी से निकलने वाली छाड़ी नदी जो शहर से होकर गुजरती है, उस नदी में भी पानी प्रवेश करने लगा। अब जरा पश्चिम चंपारण की तस्वीर देख लीजिए। गंडक का जलस्तर बढ़ने से भारत नेपाल सीमा पर बने एसएसबी कैंप में पानी घुस गया है और जवानों को नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। यही नहीं, मधुबनी और पिपरासी प्रखंड के करीब 50 से ज्यादा गांव में पानी घुसने से सड़क संपर्क तक टूट गया है। वाल्मीकि नगर के लक्ष्मीपुरम पूर्व पंचायत के चकदावा झंडू टोला से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने जरूरी कामों के लिए मुख्यालय आना चाहते हैं और उनको किस तरह की स्थिति से सामना करना पड़ रहा है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे देखते हैं? अरे सर, इतना परेशानी है कि हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, दूध नहीं आ रहा है, भैंस नहीं आ पा रही है। मोतिहारी के सुगौली में गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बूढ़ी गंडक नदी में पानी का भारी दबाव बना हुआ है। सुगौली में पहले से ही ध्वस्त हो चुके बांध की वजह से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को लेकर माइकिंग की जा रही है। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नेपाल बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंडक नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना है, अतः आप लोग से अनुरोध है कि अपने जान माल की रक्षा के लिए ऊंचे शरण स्थल पर जाने की कृपा करें। गंडक की तरह कोसी भी कहर बरपाने को तैयार है। नेपाल में हो रही बारिश ने कोसी के जल स्तर को बढ़ा दिया है,
जिसकी वजह से नवहट्टा के केतली पंचायत के मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। सुपौल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने कोसी का जल स्तर तेजी से बढ़ा दिया है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यानी एक बार फिर बिहार के एक बड़े इलाके में बाढ़ की दस्तक सुनाई देने लगी है और लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।